नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द एडू टॉक इन में। मेरा नाम है अनिल तापक और आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आज का ये टॉपिक स्टूडेंट्स के अलावा उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो इंडियन पॉलिटिक्स में, देश की गवर्नेंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद उन लोगों को ये समझ में आएगा कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है, गवर्नमेंट जो भी लॉ बना रही है, गवर्नमेंट जो भी देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए जो भी काम कर रही है, तो आखिर उसके पीछे गवर्नमेंट का इंटेंट क्या होता है, गवर्नमेंट को ये क्यों करना पड़ता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक डीपीएसपी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डीपीएसपी होता क्या है। तो डीपीएसपी बेसिकली अगर हम एक टर्म में डिफाइन करें तो दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन, या हम इनको क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस। ठीक है, किसके लिए है रिकमेंडेशन? ये देश में जो भी सरकारें हैं, जो भी सरकार है, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट लेवल के गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए संविधान में, संविधान के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि वो इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखें जब भी वो लेजिस्लेटिव जैसे मैटर्स में, जब भी कोई लॉ बना रहे हो, या फिर जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले रहे हो, या फिर किसी भी पॉलिसी या एक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, यानी एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस टाइम पे सरकारों को संविधान के अंदर यानी डीपीएसपी के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं उन्हें ध्यान में रखकर उन चीजों को इम्प्लीमेंट या उनके ऊपर लॉ बनाने होंगे। तो डीपीएसपी को हम एक टर्म में डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं? दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस टू दी स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव मैटर्स। क्लियर? नाउ डीपीएसपी के अंदर बेसिकली तीन चीजें होती हैं, यानी डीपीएसपी कंटेन्स थ्री थिंग्स। फर्स्ट, इसके अंदर क्या होते हैं? गोल्स ऑफ द सोसाइटी, यानी हर समाज, जैसे हर समाज का, हर सोसाइटी का कोई गोल होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इसी तरह से हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसके भी कुछ गोल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वो जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, दीज आर मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। दूसरी चीज, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी हमारे देश के अंदर जो भी सरकारें हैं, जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसे देश के विकास के लिए, लोगों के वेलबींग के लिए कुछ पॉलिसीज बनानी होंगी। तो उन पॉलिसीज की डायरेक्शंस गवर्नमेंट कहाँ से लेगी, उनकी गाइडेंस कहाँ से लेगी? डीपीएसपी से लेगी। ठीक है, तो डीपीएसपी के अंदर कुछ इस तरह की गाइडलाइंस, कुछ इस तरह के प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं जहां से सरकार एज अ गाइडेंस, एज अ डायरेक्शन लेगी और उनको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करेगी। तीसरी चीज इसके अंदर क्या है? कुछ नॉन जस्टिसेबल राइट्स को भी मेंशन किया गया है, यानी पॉलिटिकल, यानी फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ और राइट्स इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए हैं अंडर दी डीपीएसपी। हालांकि डीपीएसपी के अंदर जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सरकार इन राइट्स को इंप्लीमेंट नहीं करती है तो कोई भी सिटीजन सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकता है। ठीक है, कोर्ट गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकता है कि वो इन राइट्स को लीगली इन्फोर्स करे। ठीक है, तो नॉन जस्टिसेबल का मतलब यही है। नाउ अब डीपीएसपी के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं या फिर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको बेसिकली कुछ क्राइटेरिया, आइडियोलॉजी के क्राइटेरिया के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? आइडियोलॉजी के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। हालांकि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है? इसको बेसिकली जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस संविधान को पढ़ा, ठीक है, उन्होंने डीपीएसपी के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन दी आइडियोलॉजी। तो पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यानी डीपीएसपी के अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं? दे प्रमोट बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इन दी सोसाइटी, यानी जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है इसको बढ़ावा देते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल। और ये जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वो सरकार के एफर्ट्स को किस डायरेक्शन में प्रमोट करते हैं कि जो हमारी कंट्री है, इंडिया है, वो एक कैसी स्टेट बन जाए? वेलफेयर स्टेट बन जाए। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट, जो भी हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका काम सिर्फ यही नहीं है कि देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है सिर्फ उसी को मेंटेन करे, या देश के अंदर जो सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है सिर्फ उसी को देखे। इन चीजों के साथ साथ गवर्नमेंट को प्रॉपर मेजर्स लेने होंगे जिससे देश के अंदर जो भी लोग हैं उनके वेलबींग को क्या किया जाए? इंश्योर किया जाए। देश के अंदर लोगों को न्याय मिले, ठीक है, देश के अंदर लोगों का चहुमुखी विकास हो, ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इन डायरेक्शंस में प्रॉपर मेजर्स ले, तभी जाके हमारी कंट्री क्या बनेगी? वेलफेयर स्टेट बनेगी। सेकंड है गांधीयन प्रिंसिपल, यानी डीपीएसपी के अंदर ऐसे कुछ प्रिंसिपल जो गांधी जी के आइडियोलॉजी पर, गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड है।
बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल रिप्रेजेंट्स द आइडियल्स ऑफ गांधी जी एंड एम्फेसाइजेस ऑन द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर हमारे देश की हालत क्या थी, बहुत ज्यादा खस्ता हालत थी, ठीक है, चाहे फिर वो इकोनॉमी के टर्म्स में हो या फाइनेंशियल टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में, सोशल टर्म्स में, काफी हालत खराब थी। गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट के टाइम पर, गांधी जी का खुद की भी न्यूज़पेपर थे और उन्होंने अपनी बुक्स वगैरह में या डिफरेंट स्टेजेस पर जाके गांधी जी ने अपने आइडियाज को बताया कि इंडिया के अंदर जो विलेजेस हैं, ठीक है, यानी जो गांव हैं, उनको डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि भारत, जो असली भारत है, वो कहाँ रहता है, गांव में रहता है। इसलिए रिकंस्ट्रक्शन, गांव का पुनरुत्थान करने की जरूरत है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर कुछ ऐसे भी प्रिंसिपल्स हैं जो जो इंडिया के विलेजेस और जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं गांव में, जो एग्रीकल्चर है, उसको प्रमोट, उसको डेवलप करने पर जोर देते हैं। तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये क्या करता है, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट्स द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, ये किसकी आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पे, जो किस चीज पर जोर देती है, इंडिविजुअल लिबर्टी पर जोर देती है, ठीक है, और स्टेट को डायरेक्ट करती है कि स्टेट उस इंडिविजुअल के लिए इस तरह की कंडीशंस क्रिएट करे कि उन कंडीशंस में, उस इन्वायरमेंट में, ये जो इंडिविजुअल है कैपेबिलिटी को रियलाइज कर सके, ठीक है, अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट इंश्योर कर सके। इसका जिस चीज में जो भी टैलेंट है, इसका मान लो अगर इसको बिजनेस करना है, तो गवर्नमेंट इस तरह की कंडीशन क्रिएट करे, कंडीसिव कंडीशंस क्रिएट करे कि ये इंडिविजुअल अच्छे से देश में बिजनेस कर पाए, ठीक है। या मान लो अगर इसका कोई स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना होगा, जिससे ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के फील्ड में एक्सेल कर पाए, ठीक है। इस तरह से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको 3 आइडियोलॉजी के बेसिस पे क्राइटेरिया में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। नाउ हम समझते हैं डीपीएसपी से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं और डीपीएसपी का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है कि डीपीएसपी आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डीपीएसपी को हमारे संविधान में कहा मेंशन किया गया है, पार्ट 4 के अंदर। कहां से कहां तक, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, ठीक है। दूसरा क्या है, जो डीपीएसपी का जो आइडिया है, वो हमने कहां से बोरो किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बोरो किया है, ठीक है। आपकी नॉलेज के पर्पज के लिए मैं बता देता हूं कि जो आयरिश यानी आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसने डीपीएसपी के आइडिया को बेसिकली स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था, ठीक है। यानी जो स्पेन का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां से आयरलैंड ने बोरो किया और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए, ठीक है। डीपीएसपी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यानी मेन एम है, वो क्या है, इट बेसिकली टू मेक इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, जिसको मैंने अभी डिफाइन कर दिया है। तो वेलफेयर स्टेट बनाना है, साथ ही साथ हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को भी स्टैब्लिश करना है, ठीक है, यानी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को भी स्थापित करना है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो ठीक है, तो फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहाँ है। तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। नाउ अगला पॉइंट क्या है, दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। इसके अंदर जो भी प्रिंसिपल्स हैं, डीपीएसपी के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको लीगली इन्फोर्स कोर्ट के द्वारा नहीं करवाया जा सकता। यानी गवर्नमेंट ओवर द टाइम काम करेगी, वर्क करेगी और ओवर द टाइम उन प्रिंसिपल्स को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती है, ठीक है, तो कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकता उन्हें इन्फोर्स करवाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, जैसे यूसीसी है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये संविधान जब हमारा बना तब से ही हमारे संविधान में मेंशन किया गया है, लेकिन हमारे भारत को आजाद हुए 75 ईयर से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी जो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो भी हमारे देश में लागू नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी क्या कोई सिटीजन इसके खिलाफ गया सरकार के खिलाफ कोर्ट में कि सरकार ने अभी तक यूसीसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि सरकार को डायरेक्ट करें कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब कंडीशन फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, जब कंडीशन कंड्यूसिव हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के डायरेक्शन में भी क्या करेगी, मेजर्स लेगी। डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल, इसका मतलब क्या इनकी वैल्यूज कम है, इनका इंपोर्टेंस कम है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीपीएसपी का इंपोर्टेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा है। इवन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी आर दी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो डीपीएसपी का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे संविधान में, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 37, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 37 में
खुद ही बताया है कि दिस प्रिंसिपल यानी जो डीपीएसपी हैं आर दी फंडामेंटल इन दी गवर्नेंस। देश के अंदर जो भी प्रशासन है, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, देश में जो गवर्नेंस है उसकी बुनियाद है डीपीएसपी। एंड स्टेट हैज टू अप्लाई इन मेकिंग लॉज। ठीक है, नाउ डीपीएसपी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान के जो मेन आर्किटेक्ट थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड डीपीएसपी एज अ नोवेल फीचर्स। ठीक है, किसने कहा है इनको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को नोवेल फीचर्स बोला है बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस फॉर द social and economic democracy in the country for making India as a welfare state। तो अभी तक हमने देखा डीपीएसपी से रिलेटेड जो डीपीएसपी का एक ओवरव्यू हमने जानने की कोशिश की। अब हम डीपीएसपी के अंदर जो भी जितने भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं उन आर्टिकल्स को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 36 में क्या मेंशन किया है? इट डिफाइंस दी स्टेट। जो स्टेट टर्म है, बार बार डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपने देखा होगा बार बार ये टर्म यूज किया जाता है स्टेट। तो आर्टिकल 36 के अंदर इस टर्म को डिफाइन किया गया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब बेसिकली जो होता है कि जितने भी टियर के गवर्नमेंट है, यानी हमारे देश में 3 टियर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल की गवर्नमेंट। इन तीनों टाइप के गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? स्टेट टर्म रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ इन 3 टियर गवर्नमेंट के अलावा भी जैसे जो भी अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, यानी जो फॉर एग्जांपल पीएसयू है, तो पीएसयू आर आल्सो कैटेगराइज एज अ स्टेट। साथ ही साथ इसके अलावा ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिन्हें भारत सरकार यानी गवर्नमेंट के, भारत सरकार या किसी स्टेट के द्वारा फंड किया जा रहा है, ठीक, फंडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर इस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जा रहा है तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसको फंड कर रही है और गवर्नमेंट के पास फंड कहां से आ रहा है? इंडियन लोगों के यानी भारत के जो लोग हैं उन पर टैक्स लगा के गवर्नमेंट टैक्स से रेवेन्यू जनरेट करती है और उस टैक्स के थ्रू इसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को फंड कर रही है। इस आर्गुमेंट के बेसिस पे ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इट बिकम्स द स्टेट। क्लियर? नाउ आर्टिकल 37 क्या करता है? इट मेंशंस द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेंट इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी डीपीएसपी के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है किसको? स्टेट को, कि इसके अंदर जो भी प्रिंसिपल है उनको ओवर दी टाइम क्या करे? इंप्लीमेंट करे। गवर्नमेंट या जब भी लॉ बना रही है तो लॉ मेकिंग में इन प्रिंसिपल के बेसिस पर, इन प्रिंसिपल से गाइडेंस लेके लॉ बनाए, या गवर्नमेंट कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले रही है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले रही है, ठीक है, या फिर कोई एग्जीक्यूट किसी लॉ को या किसी पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रही है तो गवर्नमेंट को कहां से इस चीज की डायरेक्शंस लेनी होंगी? फ्रॉम दी डीपीएसपी। क्लियर? नाउ अगला आर्टिकल है 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है? इट मेंशंस दैट द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी ये स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट का काम है कि स्टेट क्या करे? देश में एक प्रॉपर सोशल ऑर्डर सिक्योर करे। ठीक है, जिससे क्या होगा? देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे होंगे ऑल दी, तो सभी लोगों के वेलफेयर को क्या किया जाएगा? इंश्योर किया जाएगा। अब ये गवर्नमेंट कैसे करेगी? तो गवर्नमेंट को देश के अंदर क्या करना होगा? पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, और सोशल तो गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रॉपर सोशल ऑर्डर को किस तरह से स्टेब्लिश कर सकती है हमारे कंट्री के अंदर? बाय द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को देश के अंदर इंश्योर करके। ठीक है, यानी इन हर लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर जस्टिस देश के अंदर प्रिवेल होना चाहिए, तभी जाके सभी देश के लोगों का वेलफेयर इंश्योर किया जा सकता है और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। साथ ही साथ आर्टिकल 38 के अंदर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू एक और नया प्रोविजन ऐड किया गया था। तो ये प्रोविजन क्या कहता है? मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। यानी इन 4 क्राइटेरिया में गवर्नमेंट को काम करना होगा। इन चीजों से रिलेटेड यानी इनकम, स्टेटस से रिलेटेड जो भी इनइक्वालिटीज देश के अंदर है तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा? प्रॉपर स्टेप्स लेने होंगे इन ऑर्डर टू मिनिमाइज, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेटस की हम बात करें तो जैसे गवर्नमेंट ने काफी सारे लॉ बनाए हैं, ठीक है, इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है? जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करने से क्या करता है? मना करता है। तो जेंडर के बेसिस पे, साथ ही साथ कास्ट के बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज हैं उनको भी मिनिमाइज करने के लिए काफी सारे गवर्नमेंट ने लॉ या स्टेप्स लिए। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या स्टेप्स लिए? फॉर एग्जाम्पल जो भी लोग जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो एजुकेशन एफर्ट नहीं करते हैं, कर पा रहे हैं, जिनके पास स्किल्स नहीं है, तो गवर्नमेंट उनके लिए काफी सारे क्या कर रही है? स्किल्स प्रोग्राम्स रन कर रही है।
ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड रिजर्वेशन, ठीक है, टू सर्टन कैटेगरीज ऑफ द इंडियन पीपुल। तो गवर्नमेंट इस तरह की इनक्वालिटीज को मिनिमाइज करने के लिए कई डायरेक्शंस में स्टेप्स और मेजर्स ले रही है। आर्टिकल 39 क्या बात करता है? इट mentions that certain policies, certain principles of policies to be followed by the states in order to secure, यानी गवर्नमेंट को डीपीएसपी के अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल के बेसिस पर पॉलिसीज बनानी होगी, ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा जिसकी जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सके, देश के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इंश्योर कर पाए, ठीक है। इसके अलावा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटीज मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड, गवर्नमेंट ये इंश्योर करे उस पॉलिसी के थ्रू कि जो भी कम्युनिटी का रिसोर्सेज है या कम्युनिटी में जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है उनका यूज, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और उनसे जो भी बेनिफिट क्रिएट हो रहे हैं उन बेनिफिट्स को किसके लिए यूज किया जाए, कॉमन गुड को, ना कि किसी इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये भी स्टेप्स लेने होंगे कि सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर सिर्फ कुछ लोग ही वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हों। अगर कुछ लोग वेल्थ का सिर्फ कुछ लोगों के पास वेल्थ पे कंट्रोल होगा, देश के अंदर जो भी पैसा है या जो भी प्रॉपर्टी है सिर्फ कुछ लोगों का कंट्रोल होगा, तो इसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि देश के अंदर वेल्थ और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। आजकल जैसे हम देखते हैं न्यूज में कि काफी सारी रिपोर्ट्स आती हैं विच सजेस्ट कि इंडिया के अंदर वेल्थ ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे अदानी हो गया, ठीक है, अदानी हो गया, अंबानी हो गया, दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो देश के अंदर हम अगर इस लेवल पर देखें तो देयर इज अ हाई इनइक्वालिटी परसिस्ट इन our country. So government has to ensure कि this kind of concentration of wealth should be prevented. तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, ठीक है, टैक्सेशन या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज वन ऑफ द वे टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। साथ ही साथ आपने देखा होगा गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, सब्सिडाइज करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है किसी भी प्रोडक्ट पर टू द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। इसके अलावा गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज बनानी होगी कि जेंडर के बेसिस पे देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी सेम काम के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, फिर चाहे वो काम मेल कर रहा हो या फीमेल कर रही हो। तभी तो जाके हम क्या होगा हमारे देश में, तभी तो जाके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज है इक्वलिटी का वो फुलफिल होगा। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज, यानी गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज बनानी होंगी, इस तरह के मेजर्स लेने होंगे जो इंश्योर कर सकें कि किसी भी चिल्ड्रन या देश या इंडस्ट्री में या जहाँ पर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको फोर्स नहीं किया जाए कोई काम करने के लिए, और उनके हेल्थ और उनकी स्ट्रेंथ को प्रोटेक्शन भी करना होगा। इसके लिए हम देखते हैं काफी सारे गवर्नमेंट ने मेजर्स, काफी सारे गवर्नमेंट ने जैसे इंडस्ट्रियल लॉज बनाए हैं, ठीक है, जहां पर प्रॉपर पॉलिसीज और मेजर्स लिए हैं कि कोई भी वर्कर्स किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसके साथ इनह्यूमन जैसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा उसके ऑनर के द्वारा। साथ ही साथ हम देखते हैं गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेबर लॉ से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जो मिनिमम वेज है तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम इन वेजेस को रिवाइज करती रहती है, जनरली हर 5 साल के अंदर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक अमाउंट फिक्स करती है और जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको डायरेक्ट करती है कि वो वहां उनकी इंडस्ट्री में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को इस फिक्स्ड अमाउंट से कम सैलरी नहीं दी जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम द फोर्सिबल अब्यूज, ठीक है। इसी तरह से चिल्ड्रंस को लेकर काफी सारे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन। अगला क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना होगा कि जो बच्चे हैं वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में उनका एक हेल्दी डेवलपमेंट हो। बच्चे जब ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें जैसे मान लो उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, ठीक है, उन्हें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, चिल्ड्रंस ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज है। तो दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैज टू प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्लियर? इस प्रोविजन को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था हमारे डीपीएसपी के अंदर। नाउ आर्टिकल 40 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो बेसिकली जो आर्टिकल 40 इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल,
ठीक है, कैसा है, गांधीयन प्रिंसिपल। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है कि देश के अंदर जितने भी विलेज पंचायत है उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करे। तो इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने स्टेप लिए, हम जानते हैं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू क्या किया है, जो भी पंचायत है, पंचायती राज को स्टेब्लिश किया, और जो भी पंचायत थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है ना। अगला आर्टिकल है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। यानी गवर्नमेंट को ये सिक्योर करना होगा, ये चीज इंश्योर करनी होगी कि देश के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उन्हें काम करने का अधिकार मिले, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिले, साथ ही साथ उन्हें पब्लिक असिस्टेंस का अधिकार मिले कुछ केसेस में। कौन से केसेस में? फॉर एग्जाम्पल अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो कुछ केसेस में क्या करना होगा गवर्नमेंट को, जो भी एलिजिबल यूथ है, ठीक है, जो भी एलिजिबल, ठीक है, जो नौकरी करने लायक है, उसको गवर्नमेंट को क्या करना होगा, कुछ पब्लिक असिस्टेंस देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा यूनिवर्सल बेसिक स्कीम के बारे में। ठीक है, बेसिकली जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है, इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक इसी तरह से ओल्ड एज के केसेस में क्या, जो लोग, तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या करती है, कुछ पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ सोशल प्रोटेक्शन में। तो हम देखते हैं सोशल प्रोटेक्शन के लिए फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे विडो पेंशन होती है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, विडो पेंशन प्रोवाइड करती है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक असिस्टेंस फॉर द ओल्ड एज। इसी तरह से जो सिकनेस है, जो लोग बीमार हैं, गवर्नमेंट क्या करती है उनके लिए या तो फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाती है, या उनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसा, कुछ पब्लिक असिस्टेंस, कुछ मनी प्रोवाइड करवाती है। ऐसे जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए भी क्या करती है गवर्नमेंट, पब्लिक असिस्टेंस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी होती है। तो आर्टिकल 41 बेसिकली इन चीजों की ही बात करता है। आर्टिकल 42 क्या कहता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो बेसिकली क्या है कि जो भी वर्कर्स इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं, वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो या किसी ऑफिस में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि गवर्नमेंट इस तरह के प्रोविजंस बनाए कि वहां पे जो वर्किंग कंडीशंस है, ठीक है, वो जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, कंडीशन इस तरह की होनी चाहिए कि जो काम करने वर्कर्स है वो कंफर्टेबली काम कर सके। फॉर एग्जांपल प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट वहां पे जाके क्या करे, चेक करे और उसको पेनलाइज करे या फिर उसको क्लोज करवाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे वॉशरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वॉशरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए, फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्किंग होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के चीजों के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, प्रोविजंस बनाना होगा विच इंश्योर्स द प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस फॉर द वर्कर्स वर्किंग इन इंडस्ट्री और एनी अदर ऑफिस। प्लस इसके अलावा जो मैटरनिटी रिलीफ है उसके लिए भी क्या करना होगा, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी होगी। तो इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने क्या किया, 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर क्या था कि जो भी प्रेग्नेंट वर्किंग वुमेन है उनको कुछ टाइम की मैटरनिटी लीव दी जाती है। रिसेंटली 2017 में इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अमेंडमेंट किया है, और गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैटरनिटी लीव के जो भी टोटल वीक्स थे उनको गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 हाउ मेनी वीक्स ऑफ लीव आर अलाउड फॉर अ प्रेग्नेंट वर्किंग वुमेन। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ वीक्स बताना है ना। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 43। तो आर्टिकल 43 के अंदर क्या बात की गई है, आर्टिकल 43 डायरेक्ट करता है स्टेट को सिक्योर करना होगा सारे वर्कर्स के लिए, यानी कंट्री में, देश के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट को सिक्योर करना होगा प्रॉपर लिविंग वेजेस, ठीक है, उनकी वो एक अच्छी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिए, ठीक है, साथ ही साथ उन वर्कर्स को प्रॉपर सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। जैसे अब लिविंग वेज की हम बात करें तो लिविंग वेज का मतलब क्या है कि सिर्फ ये नहीं कि उन वर्कर्स को सिर्फ खाने के लिए, रहने के लिए, ठीक है, और पहनने के लिए सिर्फ कपड़े दिए जा रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, गवर्नमेंट इन वर्कर्स को क्या किया, इन चीजों के अलावा दीज आर दी बेसिक नेसेसिटीज, प्लस प्लस क्या होगा, वर्कर्स को क्या और दिया जाना चाहिए, जैसे हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है, इंश्योरेंस जैसी पॉलिसीज, इंश्योरेंस उन वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करवाना होगा। तो जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तब हम कहते हैं कि वर्कर्स आर रिसीविंग अ
प्रॉपर लिविंग वेजेस, ठीक है। इसी तरह से वर्कर्स को क्या हो, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए कि दे हैव आल्सो टाइम टू हैव अ सोशल टुगेदरनेस, ठीक है। क्या हो, सोशल टुगेदरनेस हो, यानी उन्हें भी सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, दे ऑल्सो कुड पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज, ठीक है। तभी तो जाके उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। आर्टिकल 43 के अंदर इट ऑल्सो मेंशन दैट द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज में, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल, यानी गांधी जी ने अपने आइडियाज में कई बार जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रमोशन, उनके डेवलपमेंट की बात की है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी क्या करना होगा, रूरल एरियाज में जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बास्केट बनाने की जो भी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है किसी की, तो गवर्नमेंट को इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोशन करने के लिए प्रॉपर स्कीम्स, प्रॉपर लॉ, प्रॉपर प्रोग्राम्स बनाने होंगे। तो गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में भी काफी सारे कदम उठाए। फॉर एग्जाम्पल तो गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स, जैसे मुद्रा स्कीम की हम बात कर लें, ठीक है। तो मुद्रा स्कीम के अंदर क्या है, गवर्नमेंट कोलेटरल फ्री लोन देती है, ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन दे रही है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन रूरल एरियाज में जो भी लोग इस तरह के कॉटेज इंडस्ट्री में इंगेज हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन्हें स्किल्स और जो ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम्स वहां पे रन करके उन्हें स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकती है, ठीक है। तो इस तरह इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स लॉन्च की है। अगला है इसके अंदर आर्टिकल 43A, जिसे आर्टिकल 43A को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था डीपीएसपी के अंदर। इसमें क्या कहा है, इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। कोई भी इंडस्ट्री है, मान लो ये एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ का जो टॉप मैनेजमेंट, यहाँ का जो मैनेजमेंट होगा, उस मैनेजमेंट में इन वर्कर्स के कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। तो जब ये इंडस्ट्री अपने वर्कर्स के लिए या इंडस्ट्री के लिए जो भी पॉलिसीज बना रही है, ठीक है, जो भी पॉलिसीज बना रही है, तो उन पॉलिसीज बनाते टाइम वहां पर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, वर्कर्स के इंटरेस्ट को भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री शुड बी इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट। अगला है आर्टिकल 43B। इस आर्टिकल को 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू डीपीएसपी के अंदर ऐड किया गया था। ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। गवर्नमेंट को उनको प्रमोशन के लिए अलग अलग तरह के मेजर्स, प्रॉपर स्कीम्स, प्रॉपर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हम एग्जांपल देंगे तो क्या होगा, अम्यूल इज द गुड एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा एग्जांपल क्या है, इफको इज ऑल्सो वन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इफको में जैसे जो किसान लोगों को जो यूरिया वगैरह मिलता है, ठीक है, खाद वगैरह मिलता है, तो जो खाद जो बनाया जाता है, इट इज मेड बाय द इफको। तो इफको इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्लियर। तो आर्टिकल 44 के अंदर क्या है, जो हमारा संविधान है, यानी डीपीएसपी के अंदर संविधान ने हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि गवर्नमेंट क्या करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू करे, ठीक है, सभी सिटीजन्स पर लागू होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है बेसिकली, इसमें जो भी पर्सनल लॉज हैं, जनरली क्या है, हर धर्म के, जैसे हिंदुओं के अलग पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम्स के अलग, क्रिश्चियंस के अलग, तो जो भी पर्सनल लॉज हैं उन सभी पर्सनल लॉज के लिए क्या किया जाए, एक गवर्नमेंट कॉमन लॉ बनाए, ठीक है, कॉमन कोड क्रिएट करे विच इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है, किन पर, सभी सिटीजन पर, फिर चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर तो कॉमन कोड होगा, वो सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा। 2024 के जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उसमें बीजेपी ने क्लियर मेंशन भी किया था कि वो पावर में आएगी तो पावर में आने के बाद यूसीसी को क्या करेगी, देश के अंदर इंप्लीमेंट करेगी। तो आजकल हम देखते हैं कि यूसीसी इज ऑल्सो इन दी न्यूज। अगला है आर्टिकल 45। तो इट टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो ये जो प्रोविजन है, इसको 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड किया गया था। लेकिन आर्टिकल 45 के अंदर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह का प्रोविजन था कि जो भी चिल्ड्रन 6 से 14 साल के जो भी चिल्ड्रन है उनको कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रोविजन था, ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रोविजन था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू चेंज करके
क्या कर दिया, प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। ठीक है, तो आर्टिकल 45 में जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके चाइल्डहुड केयर का ध्यान रखना होगा, तो गवर्नमेंट को इस तरह की स्कीम बनानी होगी। तो गवर्नमेंट जैसे काफी सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाती है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाती है, मिड डे मील चला रही है, ठीक है, मिड डे मील जैसी स्कीम चला रही है। तो दीज आर दी स्टेप्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर। साथ ही साथ गवर्नमेंट काफी सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है, ठीक है। इंद्रधनुष करके आपने सुना होगा, इंद्रधनुष करके, जिसमें 7 वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है। साथ ही साथ एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को हम जानते हैं क्या कर दिया है, तो आरटीआई एक्ट 2009 के थ्रू क्या किया है, एजुकेशन नाउ बिकम ए स्टैट्यूटरी राइट। ठीक है, और यहाँ पे जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन उसको कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द 6 years एज। नाउ जो अगला आर्टिकल है 46, आर्टिकल 46 क्या कहता है कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। ठीक है, तो देश के अंदर जो भी एसटी, एससी और ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो भी लोग हैं, उनके लिए एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है, एजुकेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड गवर्नमेंट को स्कीम्स लॉन्च करनी होगी, जिससे क्या होगा, इन लोगों के बीच एजुकेशन का जो रेशियो है वो ज्यादा बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड हों। ठीक है, और इन लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल थ्रू प्रोवाइडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, गवर्नमेंट ने स्किल्स प्रोवाइड कराएगी, ट्रेनिंग देगी, जिसके थ्रू उसका यूज करके वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने क्या किया है, काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर द एसटी, एससी एंड ओबीसी। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी गवर्नमेंट ने काफी सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जिसके थ्रू इस कैटेगरी के लोगों को क्या मिलता है, बहुत ही लो इंटरेस्ट पर, ठीक है, बहुत ही लो या मिनिमम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। नाउ प्लस इसके अलावा गवर्नमेंट हैज आल्सो टू एक्सटेंड प्रोटेक्शन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। इनका समाज में इनको इनजस्टिस यानी समाज में इनको जस्टिस मिले, साथ ही साथ इनका अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट को प्रॉपर स्टेप्स लेने होंगे कि इनके एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए। ठीक है, इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाए। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफी सारे लॉज इंप्लीमेंट किए। फॉर एग्जाम्पल जैसे SC/ST एक्ट 1989 गवर्नमेंट ने बनाया है। तो अब अगर कोई भी जो SC/ST के कैटेगरी के लोग हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी एक्सप्लॉयटेशन या उनके साथ कोई मारपीट या इस तरह की कोई इलीगल एक्ट करता है, तो उस पर्सन को क्या होगा, SC/ST एक्ट 1989 के थ्रू पनिश किया जाएगा। ठीक है, सो SC/ST एक्ट 1989 इज वन ऑफ द स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द SC/ST पीपल्स। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या किया है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफी सारे कमीशंस को भी स्टेब्लिश किया, जैसे नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी स्टेब्लिश किए, जो इनके इंटरेस्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इनके अगेंस्ट कोई वायलेंस हो रहा है, तो उस वायलेंस को तुरंत रिपोर्ट करते हैं और उस वायलेंस को प्रिवेंट और उनको जस्टिस दिलाने के लिए इन लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, अगला है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। यानी गवर्नमेंट को यह देखना होगा कि देश के अंदर, देश में जो भी इस तरह की ड्रिंक्स हैं या ऐसे ड्रग्स हैं जो कैसे हैं, लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, जानलेवा है, तो गवर्नमेंट को उन्हें क्या करना होगा, तुरंत बैन करना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, बैन लगा देती है। तो फॉर एग्जाम्पल बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है, लिकर पर बैन लगा दिया है। ठीक है, बिकॉज लिकर पर बैन क्यों लगाया, क्योंकि बिहार में काफी सारे जब कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर नकली शराब की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई है। तो बिहार गवर्नमेंट ने वहां पर क्या किया है, लिकर पर बैन लगा दिया है। तो ऐसी जो चीजें जो इंजूरियस हैं पब्लिक लोगों की हेल्थ के लिए, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर स्टेप्स लेने होंगे। आर्टिकल 46 के अंदर और क्या है कि गवर्नमेंट हैज टू take the step to raise the level of nutrition and standard of living of people and to improve the public health। ठीक है, तो लोगों में न्यूट्रिशन
प्रॉपर बना रहे, लोगों की बॉडी के जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको एड्रेस करें, लोगों के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेट करे, उसके लिए प्रॉपर मेजर्स ले। साथ ही साथ जो पब्लिक हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट को कई सारे स्टेप्स लेने होंगे। तो इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने कई बार स्टेप्स भी लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट में कोविड आया था, तो कोविड-19 की जो गवर्नमेंट ने वैक्सीन लगवाई है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगवाई है। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ऐसे ही हम देखें जो आयुष्मान कार्ड है, ठीक है, आयुष्मान भारत कार्ड है जिसमें 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री करवाया जा सकता है। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आंगनबाड़ी के थ्रू जैसे मिड डे मील स्कीम चलवा रही है, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर द स्मॉल चिल्ड्रंस, ठीक है, मिड डे मील। अगला क्या है, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर, गवर्नमेंट हैज टू टेक स्टेप्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ग्रीन रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, मशीनरीज को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स को इम्प्लीमेंट किया था, प्रॉपर इरिगेशन यानी जो आर्टिफिशियल इरिगेशन है गवर्नमेंट ने उसकी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाया थ्रू ट्यूबवेल्स वगैरह, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर है उसको भी मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज करना ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। साथ ही साथ जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको भी मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन पर क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज और डेवलप करना होगा। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है, हाँ, जो अच्छी ब्रीडिंग, जो अच्छी नस्ल वाले जो पशु हैं, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग करना। तो इट इज वन ऑफ द स्टेप्स। साथ ही साथ एनिमल्स की हेल्थ से रिलेटेड, एनिमल की हेल्थ से रिलेटेड जैसे कई बार काफी बार जो भी डिसीजेस एनिमल्स को हो जाती है, तो उन डिसीजेस को फाइट करने के लिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, काफी सारे हेल्थ स्कीम्स लॉन्च करती है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो दीज आर दी स्टेप्स, दीज आर दी एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एनिमल हस्बेंड्री। नाउ अगला है इसमें प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर्स ऑफ काउज, calves and other milch and drought cattle and to improve their breeds। तो ब्रीड वाला पॉइंट हमने अभी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा क्या कहता है आर्टिकल 48 के अंदर कि जो काऊ है, जो गौ हत्या है, ठीक है, उसको रोका जाए। मिल्च एनिमल्स यानी जो दूध देने वाले एनिमल्स हैं उनकी हत्याओं को रोका जाए, ठीक है। तो काफी स्टेट्स में हम देखते हैं कि काऊ स्लॉटर पर बैन लगा दिया है, ठीक है, इस पर काऊ स्लॉटर पर बैन लगा। आई थिंक यहाँ तक मुझे याद है यूपी इज वन ऑफ द स्टेट विच प्रोहिबिट काउ स्लॉटरिंग, ठीक है। अगला है इसके अंदर आर्टिकल 48 जिसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इंक्लूड किया गया था डीपीएसपी के अंदर। इसमें क्या कहा गया है, इसमें है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो जो भी इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है। साथ ही साथ जो हमारे जंगल हैं और जो वाइल्ड लाइफ है उन्हें भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको भी गवर्नमेंट सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट करे और उनकी लाइफ को भी क्या करे, इंप्रूवमेंट करे, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करे, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी काफी सारे लॉज बनाए हैं। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया है। इट इज वन ऑफ द स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे क्या करती है, फॉरेस्ट पॉलिसी भी लेके आती है, पॉलिसीज लेके आती है। ये सारे स्टेप्स हैं टुवर्ड्स द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इसके अलावा कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, जो पॉलीथीन है यानी प्लास्टिक है उस पर बैन लगा देती है। तो प्लास्टिक पर बैन लगाना या प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करना, ठीक है, रिसाइकलिंग करना, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप्स टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरमेंट। क्लियर ना। अगला है आर्टिकल 49। इसमें क्या बात कही है कि गवर्नमेंट को सिक्योर करना होगा प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी जो भी नेशनल हेरिटेज की चीजें हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है, नेशनल हेरिटेज की चीजें हैं, जो भी नेशनल इंपोर्टेंस की चीजें हैं, गवर्नमेंट को उन्हें क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, प्रिजर्व करना होगा। काफी सारे गवर्नमेंट ने एक्ट भी बनाए जिन एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट हमारे जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती है। अगला है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि गवर्नमेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करता है, आर्टिकल 50 गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि जो भी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के अंदर जो भी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है उसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग करना है। यानी जुडिशरी अपने डोमेन में काम करेगी, ठीक है, जुडिशरी अपने डोमेन में काम करेगी और एग्जीक्यूटिव जो होगी वो
अपने यानी जो कार्यपालिका है वो अपने डोमेन में काम करेगी, ये दूसरे एक दूसरे के डोमेन में इंटरफियर नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि एक ही ऑर्गन है गवर्नमेंट का, उसके पास दोनों जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर है, ऐसा नहीं है। ऐसा कब होता था? ऐसा हम ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर देखते हैं। कलेक्टर जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, तो एक तब तो वो रेवेन्यू कलेक्टर भी था और रेवेन्यू से रिलेटेड लॉ भी इंप्लीमेंट करता था, लॉ बनाता था, साथ ही साथ रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते थे उनको सेटल भी करता था। ठीक है, तो इस तरह के अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कॉम्प्रोमाइज होते हैं बहुत ज्यादा। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। इसीलिए संविधान में शुरुआत से ही जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करने की बात की गई है। तो हम जानते हैं कि हमारे देश में जुडिशरी अपना अलग काम करती है, लेजिस्लेटिव है जो यानी जो पार्लियामेंट है वो अपना लॉ बनाने का काम अलग करती है, और जो भी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यपालिका है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस है, इट इज आल्सो एग्जीक्यूटिव, तो ये अपना काम करती है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 51 जो कि इस डीपीएसपी का आखिरी आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या डायरेक्ट किया गया है स्टेट को, कि स्टेट को क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो अब कंट्री जो हमारी स्टेट है वो इसको कैसे करेगी, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को किस तरह से प्रमोट करेगी। तो पहला है, गवर्नमेंट को क्या करना होगा, अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना होगा, ठीक है, नेशंस के बीच जिस भी देश के साथ हमारे रिलेशंस हैं तो हमें उस रिलेशन का सम्मान करना होगा, और उन रिलेशंस को लेकर हमें क्या होना होगा, ऑनेस्ट होना होगा। ठीक है, तभी जाके रिलेशन कैसे होंगे, अच्छे होंगे। दूसरा, जो भी जो भी इंटरनेशनल लॉ है या जो भी ट्रीटी है, ठीक है, उनको हमें उन इंटरनेशनल लॉ की, उन इंटरनेशनल ट्रीटीज की हमें रेस्पेक्ट करनी होगी खुद भी, और हमें दूसरों को, दूसरी कंट्रीज को भी इंस्पायर, कन्विंस करना होगा कि वो भी क्या करें, इस तरह के जो इंटरनेशनल लॉज है और जो ट्रीटीज है उनको रेस्पेक्ट करें। इस तरह के इंटरनेशनल लॉज को रेस्पेक्ट किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी प्रमोट होंगे। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, यानी अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाता है, मान लो इंडिया और बांग्लादेश के बीच कोई इशू हो गया, मान लो बॉर्डर को लेकर इशू हो गया और इन लोगों ने आपस में बातचीत की और सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बॉडीज हैं और इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए, केस हमें वहां पर ले जाना चाहिए, रेस्पेक्ट करना होगा और मानना होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है कि 2015 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच कुछ आइलैंड्स थे बे ऑफ बंगाल में, उनको लेकर डिस्प्यूट था। तो 2005 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो भी डिसीजन दिया था, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको रेस्पेक्ट किया, और जो आइलैंड का यानी जो बॉर्डर का इशू था, नाउ इट हैज सेटल्ड। तो these are the example, these are the ways through which our state has to be promote international peace and security। तो अभी तक हमने क्या किया, आर्टिकल 30 डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हर आर्टिकल को हमने एक एक करके पढ़ा और समझा। नाउ अब डीपीएसपी से रिलेटेड एक और चीज आपको समझ लीजिए, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को लेकर कई बार डिबेट होती है कि कौन सा सुपीरियर है, यानी कौन सा ज्यादा पावरफुल है, फंडामेंटल राइट्स ज्यादा पावरफुल है डीपीएसपी से या डीपीएसपी ज्यादा पावरफुल है फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसी ही डिबेट आजादी के बाद भारत में हुई थी। मिनरवा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस को सेटल किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, इन दोनों का बैलेंस हमारे भारतीय संविधान का एक बेड रॉक है, यानी बेसिक बुनियाद है। अगर इनके बैलेंस डिसमिस हुआ तो हमारा संविधान भी खतरे में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा कि डीपीएसपी मान लो एक बाइक के दो पहियों की तरह है, दे आर लाइक टू व्हील्स ऑफ अ बाइक। ठीक है, तो अगर मान लो अगर एक पहिए को निकाल दिया जाए तो दूसरे पहिए की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इन जजमेंट के बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं एंड डीपीएसपी, दीज आर बेसिकली दी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब भी गवर्नमेंट आर्टिकल 39 बी और 39 सी के अंतर कोई भी लॉ बनाती है, ठीक है, और जब गवर्नमेंट ये लॉ बना रही है और इन लॉ बनाने की वजह से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का अगर वायलेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो इस केसेस में ये लॉ बना दिया जाएगा और इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मान्य की जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर इस केस में कंफ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, तो डीपीएसपी के जो आर्टिकल 39 बी और 39 सी है, दैट प्रिवेल्स ओवर द आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। लेकिन इन जनरल
अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली प्रिविल्स ओवर द डीपीएसपी। तो ये था हमारा आज का पॉलिटी का डिस्कशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।